शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इस दुनिया के बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति अगर एक बार इस शक के घेरे में आ जाए तो फिर वो इतनी आसानी से बाहर भी नहीं निकल पाता है। और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है रोहिणी, और इसी रोहिणी के सेक्टर 23 का रहने वाला हेमंत चतुर्वेदी, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास। हेमंत की पत्नी का नाम है कौमुदी, जिसकी उम्र है 36 साल। हेमंत जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, तो वहीं उसकी पत्नी कौमुदी एक सरकारी टीचर है। हेमंत का एक ही बेटा दीपक, जिसकी उम्र है 13 साल, जो अपने ही इलाके से पढ़ाई करता है। बात कर रहा हूँ मैं 25 फरवरी 2023 के शाम के करीब 5 बजे के आसपास। हेमंत अपने बेटे दीपक के नंबर पर फ़ोन करता है। उस वक्त दीपक जो अपनी कोचिंग में पढ़ाई कर रहा था। हेमंत अपने बेटे से कहता है कि दरअसल तुम्हारी माँ कहीं चली गई है, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, हो सके तो तुम थोड़ी लेट से ही घर पे आना। हालांकि हेमंत जब इस तरह की बातें अपने बेटे से कहता है, इसे सुनने के बाद दीपक को भी कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि दीपक पहले से ही जानता था कि उसके मम्मी पापा के बीच आए दिन अक्सर हर रोज़ झगड़े तकरार होते रहता था। जैसे ही 1 घंटे का समय गुजरता है, करीब 6 बजे के आसपास दीपक जब अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है कि घर पे बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। हालांकि दीपक के पास चाबी भी था, लेकिन दरवाजे पे जो ताला लगा था वो ताला पुराना नहीं था, बल्कि एक नया ताला लगाया गया था। इसीलिए दीपक अपने पिता के नंबर पे फिर से फ़ोन करता है ताकि चाबी ला सके। हेमंत जब फ़ोन उठाता है तो अपने बेटे से कहता है कि मैं अभी सेक्टर 18 के रेड लाइट पे हूँ, यहाँ पर आ करके चाबी ले जाओ। दीपक जब सेक्टर 18 के रेड लाइट पे पहुँचता है, वहाँ पे हेमंत नहीं मिलता है। इसीलिए दीपक फिर से अपने पिता के नंबर पे फ़ोन करता है, लेकिन अब हेमंत का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से दीपक लगातार अपने पिता के नंबर पे फ़ोन करता है, लेकिन हेमंत का नंबर कभी ऑन ही नहीं होता है। जब 1 घंटे का और समय गुजर जाता है, बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी हेमंत का नंबर जब ऑन नहीं होता है, दीपक अपने मामा विपुल नौटियाल के नंबर पे फ़ोन करता है और सारी बात बताता है। विपुल जो दिल्ली के अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करता है। जब सारी बात बताता है, विपुल भी अपने भांजे के घर पे पहुंच जाता है और फिर अपनी बहन के साथ साथ जीजा के भी नंबर पे लगातार फ़ोन करता है। लेकिन लगातार फ़ोन करने के बावजूद भी दोनों का नंबर कभी ऑन ही नहीं होता है। इसलिए विपुल को थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसीलिए विपुल तुरंत ही 100 नंबर पर फ़ोन कर देता है और पुलिस को बता देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ हेमंत के घर पे पहुंच जाती है और सबसे पहले दरवाजे पे लगे ताले को तोड़ देती है। पुलिस जब अपने टीम के साथ घर के अंदर एंट्री करती है तो घर के अंदर का नज़ारा देख हर कोई चौंक से जाता है। दरअसल कमरे के अंदर बेड पे हेमंत की पत्नी कौमुदी का डेड बॉडी पड़ा था। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि कौमुदी के गले पे किसी तेज़धार हथियार को चला दिया गया है। उसका सर भी फटा हुआ था। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना तो करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन घर का सारा सामान सब अपने जगह पे पड़ा था, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद अपराधी का मोटिव केवल हत्या ही था, लूट का इरादा बिल्कुल नहीं था। इसीलिए पुलिस सबसे पहले कौमुदी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके बाद से पुलिस हेमंत की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके हेमंत का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और ना ही उसका मोबाइल ही कभी ऑन होता है। हालांकि हेमंत जो उत्तराखंड का रहने वाला है, पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि हेमंत उत्तराखंड का रहने वाला है, पुलिस अपनी टीम के साथ उत्तराखंड में पहुंच जाती है और फिर उसके घर पे भी जा कर के पता लगाती है। लेकिन मालूम चलता है कि हेमंत अपने घर पे भी नहीं पहुंचा है। लेकिन पुलिस जब उत्तराखंड में जा कर के हेमंत को तलाश करती है, तभी पुलिस को मालूम चलता है कि हेमंत उत्तराखंड के ही कोटद्वार में अपना भेष बदल करके रह रहा है। जैसे ही पुलिस को मालूम चलता है, 24 मई 2023 को पुलिस अपने टीम के साथ उत्तराखंड के कोटद्वार में पहुंच जाती है और वहां से हेमंत को अपने कस्टडी में लेकर थाने में आ जाती है।
और फिर हेमंत से सबसे पहले उसकी पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। हेमंत भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन हेमंत जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। कौमुदी जिसके पिता का नाम है बिपिन नौटियाल। बिपिन नौटियाल जो उत्तराखंड के गढ़वाल के रहने वाले हैं। बिपिन नौटियाल जो सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं और उनकी पोस्टिंग दिल्ली में है। बिपिन नौटियाल के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम विपुल और बेटी का नाम कौमुदी। बिपिन नौटियाल अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में रहते हैं। वहीं से बिपिन नौटियाल के दोनों बच्चे भी अपनी पढ़ाई करते हैं। इधर विपुल की जैसे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, फिर दिल्ली में ही हिंदुस्तान टाइम्स में उसे नौकरी मिल जाती है। इधर कौमुदी भी जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद से कौमुदी को भी सरकारी टीचर की नौकरी मिल जाती है, जहां पे कौमुदी को 30,000 की तनख्वाह मिलती है। लेकिन कौमुदी जब अपनी नौकरी पा लेती है, उसके बाद से उसके पिता बिपिन नौटियाल अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार बिपिन नौटियाल को एक रिश्तेदार के माध्यम से हेमंत चतुर्वेदी के बारे में मालूम चलता है। हेमंत चतुर्वेदी भी जो अपने पूरे परिवार के साथ इसी रोहिणी के सेक्टर 23 में रहता है। हालांकि हेमंत चतुर्वेदी जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, जिसकी तनख्वाह मात्र 15,000 होती है। इधर बिपिन नौटियाल जब जाकर हेमंत को देखते हैं, अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेते हैं और इस शादी के लिए कौमुदी भी तैयार हो जाती है, ये जानते हुए भी कि उसका होने वाला पति प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और उसकी तनख्वाह भी मात्र 15,000 है। लेकिन कौमुदी ये सोच करके तैयार हो जाती है कि उसके पिता ने उसके लिए जो भी लड़का देखा होगा बेहतर ही होगा। इसीलिए शादी की तारीख रखी जाती है और फिर उस तारीख पर हेमंत और कौमुदी की शादी हो जाती है। कौमुदी जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है अपने पति के साथ, कुछ साल तक बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, हेमंत के अंदर काफ़ी बदलाव आ जाती है। दरअसल हेमंत अपनी नौकरी ही नहीं छोड़ देता है, बल्कि शराब भी पीने लगता है। शराब की लत उसे इस प्रकार से लग जाती है कि अब हेमंत अपनी पत्नी की भी सारी तनख्वाह को शराब में ही उड़ाने लगता है। हालांकि कौमुदी इस बात का विरोध जब अपने पति से करती है, इसी बात को लेकर के अब पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। और दोनों के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, हेमंत अपनी पत्नी की पिटाई भी कर देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कौमुदी इस बारे में अपने घर वालों से शिकायत नहीं करती है, बल्कि उस समय का इंतज़ार करने लगती है कि एक ना एक दिन हेमंत ज़रूर सुधर जाएगा। जैसे ही 1 साल का और समय गुजरता है, कौमुदी एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन कौमुदी का बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है, बावजूद इसके हेमंत के अंदर कोई बदलाव नहीं होती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब हेमंत एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपने पिता से 6 लाख रुपये मांगो, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। हालांकि जब 6 लाख रुपये की डिमांड करता है कौमुदी, ये सारी बातें अपने पिता से बताती है। लेकिन तब तक बिपिन नौटियाल अपने नौकरी से रिटायर्ड हो चुके थे। जब कौमुदी ये सारी बातें अपने पिता से कहती है, उस वक्त बिपिन नौटियाल भी अपनी बेटी को 50,000 रुपये दे देते हैं। 50,000 रुपया भी जहाँ तहाँ से इकट्ठा करके देते हैं। लेकिन जैसे ही वो 50,000 रुपया मिलता है, हेमंत भी वो सारा पैसा अपनी अय्याशी में उड़ा देता है, कोई बिजनेस नहीं करता है। साथ ही साथ अपनी पत्नी के ऊपर फिर से दबाव देने लगता है कि तुम अपने पिता से और 5 लाख रुपया मांगो। लेकिन अब 5 लाख रुपया मांगने के लिए कौमुदी तैयार ही नहीं होती है। इसी बात को लेकर के हेमंत फिर से अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार कौमुदी एक फैसला ले लेती है और अपने बेटे को लेकर के हमेशा के लिए मायके में चली जाती है और साथ ही साथ थाने में जाकर के अपने ससुराल वालों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर देती है। हालांकि ये केस जब दर्ज होता है, इसका नुकसान कौमुदी को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि इधर हेमंत भी कोर्ट में जाकर के एक मामला दायर कर देता है। हेमंत कोर्ट में जाकर के कहता है कि मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और मेरी पत्नी एक सरकारी नौकरी करती है जिसमें उसे 30,000 रुपया मिलता है, इसीलिए मुझे गुजारा के लिए भत्ता चाहिए। जब ये मामला कोर्ट में चलता है, लगभग 7 सालों तक चलता है। लेकिन 7 सालों के बाद जब इस केस का फैसला होता है, जीत हेमंत की होती है, क्योंकि कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि कौमुदी को अपने पति को गुजारा भत्ता के नाम पे हर महीने 15,000 रुपये देना पड़ेगा। चूँकि फैसला कोर्ट का था, इसलिए कौमुदी के लिए भी मानना मजबूरी हो जाता है और हर महीने ना चाहते हुए भी अपने पति को अपनी कमाई से 15,000 रुपये देना शुरू कर देती है।
लेकिन जैसे ही कुछ महीने तक अपने पति को पैसा देती है, एक दिन कौमुदी फिर से ठंडे दिमाग से काम लेती है और जा कर के अपने पति से सलाह मशवरा कर लेती है। साथ ही साथ कहती है कि अब जब हम दोनों एक साथ रहेंगे, हम अलग कहीं किराए का कमरा लेकर रहेंगे। इसके लिए हेमंत भी तैयार हो जाता है। उसके बाद से हेमंत अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर के इसी रोहिणी के सेक्टर 23 में एक किराए का कमरा ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है। शुरू में तो समय बिल्कुल ठीक गुजरता है, पर जैसे ही कुछ महीने का और समय गुजरता है, हेमंत फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है। फिर से अपनी पत्नी को लेकर के झगड़े तकरार ही नहीं करता है, बल्कि अपनी पत्नी के ऊपर एक आरोप भी लगाने लगता है। दरअसल हेमंत अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारा मेरा ही चचेरा बड़ा भाई उमेश के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। दरअसल ये शक हेमंत के दिमाग में इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि हेमंत और उसकी पत्नी के बीच में जब भी झगड़े तकरार होता था, उसका बड़ा चचेरा भाई उमेश ही छुड़ाने के लिए आता था। इस वजह से हेमंत के दिमाग में शक पैदा हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी का उसी का बड़ा चचेरा भाई उमेश के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। हालांकि हेमंत जब ये सारी बातें अपनी पत्नी के ऊपर लाछन लगाता है, उसकी पत्नी भी साफ साफ विरोध करते हुए कहती है कि मेरा उमेश के साथ में कोई चक्कर नहीं चल रहा है, बल्कि उमेश को मैं खुद अपने बड़े भाई के जैसे मानती हूँ। लेकिन हेमंत अपनी पत्नी के बातों पर भरोसा नहीं करता है। 25 फरवरी 2023 को भी इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। उस वक्त हेमंत का बेटा दीपक जो अपने कोचिंग गया था, बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि हेमंत इस प्रकार से गुस्से में आता है कि अपने ही घर के अंदर से एक भारी चीज़ उठा कर लाता है और उसी से अपने पत्नी के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से कौमुदी का सर फट जाता है और वो चक्कर खाकर बेड पर गिर जाती है। खून भी फर्श पर काफ़ी गिर जाता है, जिससे हेमंत को लग जाता है कि अब उसकी पत्नी बचने वाली नहीं है। इसीलिए हेमंत अब अपने आप को बचाने के लिए फिर से किचन में जाता है और जा कर के एक तेज़धार हथियार निकाल कर लाता है और उसी हथियार को अपनी पत्नी के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से कौमुदी की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। जैसे ही कौमुदी की मौत हो जाती है, उसके बाद से हेमंत अब अपने आप को बचाने के लिए और अपनी पत्नी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे झूठ बोलता है कि तुम्हारी माँ कहीं चली गई है, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर से घर पे आना। दरअसल हेमंत अपने बेटे को देर से घर पे इसलिए बुलाता है क्योंकि हेमंत मार्केट में जाता है, सोचता है कि वहाँ से एक बैग खरीद करके लाए, रात जैसे हो जाएगी अपनी पत्नी की डेड बॉडी को कहीं ना कहीं ठिकाने ज़रूर लगा देगा। पर जैसे ही 1 घंटे का समय गुजरता है, करीब 6 बजे के आसपास दीपक घर पे आ जाता है और अपने पिता के नंबर पे फ़ोन कर देता है। उस वक्त हेमंत रोहिणी के सेक्टर 18 के रेड लाइट पे मौजूद था। जैसे ही फ़ोन करता है, अब हेमंत को लगता है कि शायद वो पकड़ा जाएगा। इससे पहले कि दीपक सेक्टर 18 के रेड लाइट पे पहुंचता, हेमंत अपना मोबाइल बंद कर लेता है और वहां से उत्तराखंड भाग जाता है और फिर उत्तराखंड में जाने के बाद अपना भेष बदल करके कोटद्वार में रहने लगता है। वाकई में हेमंत जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस हेमंत के तहरीर पर उसे अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।